हमेशा से जो एक प्रॉब्लम रहा है भारत और पाकिस्तान के माबैन, जो एक कशीदगी रही है 78 सालों से, उसका मेन सेंटर पॉइंट ही कश्मीर का तनाज़ा है। लेकिन पहले तो फिर भी स्टेट लेवल टॉक्स इस पे हो जाती थी, चाहे शिमला मुआहदा हो या फिर उसके बाद चलें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से भी बात हुई। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने यकतरफ़ा तौर पे बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर कश्मीरियों की आवाज़ सुने हुए, उन्होंने इसको भारत का अटूट अंग किस तरह शुमार करना शुरू कर दिया। शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की चूँकि जितनी भी हुकूमतें आई, माजी में आई या मौजूदा हुकूमत है, रवैया तो उनका हर किसी का कश्मीर, मसले कश्मीर की तरफ एक ही रहा और हर एक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की वादा खिलाफी करते हुए कश्मीर को अपना अटूट अंग रहना शुरू कर दिया। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे उसके बाद से जितने भी वज़ीर आज़म आए, उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, एक तो हिंदुस्तान का अटूट अंग कहना तो अपनी जगह, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो कुछ कश्मीर के साथ किया आने के बाद, हालांकि कश्मीर के अंदर फौजी ऑपरेशन जो मौजूदा हैं ये 1989 से चल रहे हैं, लगातार जारी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक तरफ इन फौजी ऑपरेशन को जारी रखा, वो जारी रहे और इस हद तक जारी रहे कि उन्होंने फिर अपने फौजियों पर भी फौजी ऑपरेशन किए ताकि उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों पर लगाकर पाकिस्तान को और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दुनिया में बदनाम किया जाए। जैसे हमने इससे पहले पहलगाम का पुलवामा का एक वाक़ा जिसमें भारतीय CRPF के 40 लोग मारे गए और फिर इल्जाम लगा पाकिस्तान पर। लेकिन जो उनके ही अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कश्मीर के अंदर, मलिक सत्यपाल मलिक, उनका इंटरव्यू, उनकी सारी तहरीर इस बारे में है कि किस तरह से वो स्टेट ने होने दिया, मैनेज किया गया ताकि इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम आज भी देखते हैं कि हर दफा कश्मीर को और पाकिस्तान को मोदी ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया, मुसलमानों के खिलाफ बातचीत को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो जो उन्होंने वो बिल जो लाया मुसलमानों को शिनाख्त जाहिर करने के लिए इंडिया के अंदर, चाहे वो कश्मीर के अंदर उन्होंने 370 और 35 का खात्मा किया और उसके बाद कश्मीर के अंदर मजालिम किए, इस सब से वो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते थे। आज भी जब हम देखते हैं कि जब पहलगाम का वाक़ा होता है, दुनिया उसको, पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, पाकिस्तान ने कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके साथ ताउन करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का पाकिस्तान ने कहा। लेकिन मोदी जी बजाय इसके किसी जगह कहते, वो जाकर बिहार में गए एक पब्लिक जलसे में, उसने ऐसी बातें की जिसने सारी चीज को फ्यूल किया। उसने जो आग लगी हुई थी उस आग को फ्यूल फराहम किया और हिंदुस्तान का हर लीडर, हर बंदा जंग की बात करने लगा और पाकिस्तान को धमकियां देने लगा और साथ साथ जो कश्मीरियों को एक बार फिर निशाना बनाया गया। एक वादी जहां पे लाखों अफवाज तैनात है, मतलब हर 6 कश्मीरियों पे एक भारतीय औसतन फौजी तैनात है। तो ये किस तरह हो गया कि 4 लोग आए और उन्होंने, उनके पास इतना वक्त था कि वो शनाख्त करके उन्होंने जो है लोग हलाक कर दिए और उसके बाद वो भाग गए, उनका कोई जो है सबूत नहीं मिला। लेकिन उसकी आड़ में आपने जो है रातों रात आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबूत भी ढूंढ लिए, बग़ैर दुनिया को पेश किया, आपने पाकिस्तान को मुर्तद इल्ज़ाम ठहरा के हमला भी कर दिया, 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को आपने अगवा कर लिया, मकबूजा कश्मीर में घर ख़त्म कर दिए। तो ये नरेंद्र मोदी चाहते क्या हैं? वो किस तरह, उनको किस तरह लगता है, उनके माइंड में क्या बात है, उनको ये वो किस खाम ख्याली में है कि वो कश्मीर में अमन बरकरार रखेंगे, जो वो कहते हैं कि मैं कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी लेके आऊँगा? जो कुछ उसके मन में था उसने तो कश्मीर के अंदर ताकत के बलबूते पर और फिर कानूनी जारियत के बलबूते पर कश्मीरियों पर एक कलेक्टिव पनिशमेंट शुरू की। इसके बाद भी वहाँ पर जिस तरह घर बिस्मार किए गए, फिर 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, कोई 100 लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया और ये अभी तक जारी है। जर्नलिस्ट किसी ने बात की इस पर, उनको बंद किया गया। पहले ही वहाँ सर्विलेंस सोशल मीडिया पर है, बाकी चीजों को पोस्ट करने पर वो पहले ही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो बयानिया था वो सिर्फ ये होता है किसी तरीके से
वो पाकिस्तान को, कश्मीर को मगलूब करे, और आज उसने धमकी दी सीधी पाकिस्तान। हालांकि 2019 में पाकिस्तान के एयरफोर्स ने उसको बताया था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है और कहां तक कर सकता है, लेकिन एक बार फिर उसने मिस कैलकुलेशन करके रात के अंधेरे में जो सिविलियन आबादी थी हमारी, उस पर हमले किए और दुनिया में डंडोरा पीटने लगा कि हमने दहशतगर्द हलाक कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन वो दुनिया ने देखा अब जगह जगह पर किस तरह से मसाजिद को टारगेट किया गया, मासूम बच्चों को टारगेट किया गया और खवातीन को टारगेट किया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके राफेल गिराए, ड्रोन गिराए, लेकिन उनको हवा में गिराया और उन पर कोई एग्रेशन नहीं किया किसी तरह से। लेकिन इंतहा हो गई कि एक तरफ आप एग्रेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, फिर ढिंडोरा पीट रहे हैं और फिर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर जो रिस्पांस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स, एयर डिफेंस ने किया, वो दुनिया ने देखा। उस पर हमें ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, न बताने की जरूरत है, वो दुनिया अब बता रही है। दुनिया के अखबारात, दुनिया के तज्जियाकार, दुनिया के दिफाई जो माहिरीन है, वो ये लिखते हैं, वो ये कहते हैं किस तरह से पाकिस्तान ने सरप्राइज किया न सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी जो दुनिया है उसको सरप्राइज किया। हाउ दे यूज द टेक्नोलॉजी टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, और किस तरह से हिंदुस्तान के राफेल, इजरायली ड्रोन और पोलैंड के ड्रोन जो है वो बिल्कुल बेबस होकर वहां पर खुद ही गिर पड़े, नीचे आए बगैर कोई जख्म पहुंचाए। लेकिन जो दंदान शिकन जवाब हमारे शाहियों ने जाकर दिया, उनको वो भी दुनिया ने देख लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।